हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है तुमेश पटेल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का विज्ञान। ठीक है, अध्याय 10 जिसमें है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट आता है बुलबुला वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बाहर वायु से सघन माध्यम जैसे जल में हम किसी मछली को देखते हैं तो वो हमें ऊपर की तरफ क्या क्यों दिखाई देती है, या किसी सिक्के को पानी में देखें तो वो थोड़ा सा अपने स्थान से हमें थोड़ा सा ऊपर या बगल में दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे अध्याय 10 में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है, 10वां अध्याय से हम इन टॉपिकों के बारे में जानेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानेंगे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये हम पढ़ने वाले हैं, और पानी में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी तरफ देखेंगे। और एक छोटा सा 2 नंबर का प्रश्न बनता है, क्रांतिक कोण से आपका मतलब आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, ऐसा करके भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप हम इनको एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो इनका आंसर क्या है। तो छोटा छोटा है, देखो यहाँ तक सब छोटे छोटे प्रश्न है, लगभग 2 नंबर 3 नंबर के ऐसे पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछेगा अपवर्तन क्या होता है, इसका सूत्र बताइए, अपवर्तनांक बताइए, ऐसा कुछ करके आपको पूछते जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया था परावर्तन क्या है, तो परावर्तन में आ जाइए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए परावर्तन, जब परावर्तित किरणें तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परावर्तित होती है क्या क्या बोलोगे आप, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि परावर्तन होता क्या है तो आप बता देना परावर्तन जब किसी किरण ठीक है, जब परावर्तित किरणें तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, परावर्तन कहलाता है। अब ये होता कैसे ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देखिए, मान लो ये कोई दर्पण वगैरह कुछ है, समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं आपतित किरण जा रही है। तो आपतित किरण कैसे बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक आपतित किरण यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं अभिलंब हो गया। ठीक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, अभिलंब हो गया। अब ये क्या है, आपतित किरण है, यहाँ पे लिखते हैं आपतित, ठीक है, किरण। अब यहां से जो टकरा कर आएगी, ठीक है, जो टकरा कर आएगी सेम एंगल का कोण बनाएगी, ध्यान देना। जो टकरा के यहाँ पे जाएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, जो यहाँ पे टकरा के जाएगा यही क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण ये, ठीक है, यहाँ से ये जा रही है, ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम को देखिए क्या बोला गया, यहाँ से देखो कोई प्रकाश किरण क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये गया आपतित किरण, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण यहाँ से गई। अब ये चिकनाहट है, कोई भी दर्पण समझ लेते हैं, कुछ ये है यहाँ पे, तो जिससे टकरा कर ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। यानी कि ये आपतित और ये जो टकरा के गया उसको क्या बोलोगे, परावर्तित बोलोगे। ये ऐसा गया। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और जो ये वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को इसको ध्यान में रखिएगा, डायग्राम इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर भी बोला गया था ना, जब परावर्तित किरणें तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है तो परावर्तन कहलाता है। ये देखो मान लेते हैं अगर ये 40 डिग्री का कोण है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी जितना ये दूरी में रहेगा उतना ही इसका परावर्तन रहेगा, वो भी उतना ही दूरी में होता है। तो इसको हम बोलेंगे आप परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये परावर्तन का ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज और बोला था, ये तो बता दिए क्या होता है, अब हम बताएंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए
ठीक है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला परावर्तन को परावर्तन को सदैव क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने बताया ना कि जो ये आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 का है, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को बताया जा रहा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपतन कोण को आई से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, बराबर, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, परावर्तन को आर से और आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण को किससे दर्शाया जाता है, आई से। यहाँ पे लिख दूं छोटा सा ये, और इसके लिए आर कर देते हैं। ठीक है, परावर्तन, सॉरी इधर लिखिए, ये इधर ऐसा। ठीक है, परावर्तन को आर से और इसको आई से। ठीक है, ये चलो तो दूसरा लिखते हैं आगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बता रहा है। तो दूसरा हमें ये बता रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे हमने बताया था ना, देखो पहला नियम क्या बताता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये जितना था उतना ये भी था, हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। यहाँ पे ये इसको देखिए, एक ही तल में है। ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या है, दोनों एक ही तल में होते हैं। बस यही दो नियम था जिसको आपको बताना था। देखो परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या बोला गया था, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों क्या है, एक ही तल में है। बस आपको ये चित्र याद रखना है, थोड़ा सा इसको परिभाषा को पढ़ लेना है, नियम तो आपके चित्र में से ही बन गया। ठीक है, तो है ना इजी, चित्र से ही आप दोनों नियम लगा सकते हो। बोलना आपतित किरण, परावर्तित किरण बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस यही दो नियम आपको बताना था। तो चलिए अब हम निकलते हैं अपने परावर्तन की तरफ। चलो देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। है अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जब प्रकाश किरण एक सममांगी माध्यम से दूसरे सममांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बोला क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ठीक है, सममांगी माध्यम को पढ़ते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना मार्ग, तो क्या बोलते हैं, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो ये एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब विचलित होकर, क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये ध्यान से सुनना, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे सिंपल भाषा, ये तो बुक वाला भाषा है, मैं आपको सिंपल भाषा बताया। ठीक है, तो चाहो तो ये भी लिख लेना, ये बुक वाला भाषा था इसलिए मैंने यहाँ इसको लिखा था। सिंपल भाषा भी मैंने आपको बताया, आपकी मर्जी है, जो आप चाहो लिख सकते हो। तो चलिए इसको मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से बताता हूँ होता कैसे है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई, मान लेते हैं डिब्बा है, चलो मान लेते हैं इधर क्या है, पानी है। ठीक है, इधर क्या है, पानी है, इधर क्या है, हवा है, हवा है। ठीक है, अब जब कोई प्रकाश किरण इधर से जाती है, ये बीच में बना देते हैं एक अभिलंब। ठीक है, ये क्या है, एक अभिलंब है, समझ लेते हैं, ये अभिलंब है। ठीक है, अब ये क्या है, आपतित किरण।
ठीक, आपतित किरण आई से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको जाना कहाँ चाहिए था, पहले ध्यान देना, इसको जाना कहाँ चाहिए, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन जाता कहाँ है, ये अपने स्थान से थोड़ा सा क्या करता है, मुड़ जाता है। मुड़ जाता है का अर्थ क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये थोड़ा सा झुक जाता है, ये ध्यान देना। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण आई। ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपवर्तन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन बोला जाता है, लिख देते हैं परावर्तित किरण, किरण, ये। ठीक है, समझ में आया, बोला क्या था चित्र में देखना, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ठीक है, हमने एक को हवा, एक को पानी बोल दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहला माध्यम, क्या बोल सकते हैं, समांगी रहा पहला माध्यम, या माध्यम एक माध्यम दो कर सकते हो, माध्यम एक है, ठीक है, इसको दो बना देना। ठीक, ये ऐसा टू कर सकते हो, ये ऐसा भी कर सकते हो, या मैं जैसे कि हवा पानी ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बोला, इसका परिभाषा क्या बोला, तो जब कोई प्रकाश किरण ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना कहाँ था, सीधा, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित होकर कहाँ आ गई, थोड़ा सा नीचे झुक गई। ठीक है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई, यानी ये अपने मार्ग से क्या हो गया, थोड़ा सा विचलित हो गया। तो इसी को बोला जाता है अपवर्तन। ठीक है, तो ये चित्र समझ में आया, ये आपतित किरण जा रहा है, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया, यानी परावर्तित थोड़ा सा इधर हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तन। समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसका नियम देखते हैं, इसके भी दो नियम होते हैं। ठीक है, तो दो क्या क्या नियम होते हैं उसको भी लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं, अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो पहला तो वैसे रहेगा जैसे हमने उसको दिया था ना, ठीक है, परावर्तन को दिया था ना, क्या बोला था हमने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में मिल रहे हैं। तो पहला लाइन तो हम यही लिख देंगे, चलो लिख देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों क्या है, एक ही तल में, सॉरी ये अभिलंब भी क्या है, एक ही तल से क्या है, यानी एक ही बिंदु से क्या है ना, इसलिए हम बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में जा रहे हैं। ठीक है, लगता है मैं चल रहा, चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, हमें एक तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित नियतांक। ठीक है, यहाँ पर तो जगह है नहीं, ऊपर में और बढ़िया से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन थीटा, सॉरी साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन, ये थीटा नहीं रहेगा, गलती से हो गया था, एक निश्चित नियतांक होती है। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये दूसरा हो गया। तथा यहाँ पे याद रखना, इसे ग्रीक अक्षर तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्णी, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन एक निश्चित नियतांक, ठीक है, होती है। इसे ग्रीक अक्षर में μ1 μ2 कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश, फिर से सुनिए, एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या और तथा परावर्तन कोण की ज्या एक निश्चित नियतांक में होती है। इसे ग्रीक अक्षर में μ1 μ2, ठीक है, ये याद रखना, 1 μ2
कहते हैं। ठीक है, इसको म्यू पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इस चिन्ह को क्या बोलोगे, एक मिनट, ये म्यू पढ़ते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इस चिन्ह को क्या बोलोगे, म्यू। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी तो आप समझ गए थे, चित्र को थोड़ा सा मिटाते हैं जगह की कमी के कारण। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं और थोड़ा सा। अब इसके लिए बोला था ना अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक भी एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे तो नहीं है, फिर भी अपवर्तनांक होता क्या है ये भी थोड़ा सा जान लो। तो यहाँ पर माना, ठीक है, माना क्या माना, तो आपके आपतन कोण, आपतन कोण आई हो, तो माना आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण को आर से दर्शाया जाए तब, ठीक है, दर्शाया जाए तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, माना आपतन कोण को आई तथा अपवर्तन कोण को आर से दर्शाया जाए तब, तो तब क्या कर सकते हैं, तो तब क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या होगा, साइन आयोटा, सॉरी साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। आपतन पहले था, ठीक है, ये हो जाएगा। अर्थात या तथा कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 म्यू 2 बराबर साइन आयोटा अपॉन साइन आर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता सकते हैं 1 म्यू 2 क्या है, आपतन कोण, 1 म्यू 2 पहले माध्यम के सापेक्ष। यहाँ पर शुरू से देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, माना आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण को आर से दर्शाया जाए तब म्यू बराबर, ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर तथा 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 म्यू 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यही हमें क्या बोलना था, बताना था कि ये इतना होता है। ठीक है, अपवर्तनांक भी आपको पूछा था, सूत्र भी पूछे तब भी यही बताना, ठीक है, कि यही होता है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया, हमने क्या बता दिया आपको, अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र बता दिया। ठीक है, सॉरी अपवर्तनांक बोल रहे हैं, अपवर्तन का, सॉरी। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको क्या क्या बता दिए, तो हमने आपको अपवर्तन क्या है, ठीक है, अपवर्तन का चित्र बताया, अपवर्तन का परिभाषा आपको बताया, अपवर्तन, ठीक है, उसका अपवर्तनांक निकाल के बताया। तो ये चीज हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या आपको प्रूफ कर दिए, तो इधर देखिए आप, हमने आपको बताया परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम बताए, अपवर्तन के नियम बताए। चलिए आगे। अब देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करती है, जैसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जो क्या होती है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुकती है, और उसी प्रकार जिस माध्यम में जाती है अगर उसी माध्यम में वापस आती है तो उसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो कैसे, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक बना लेता हूँ कांच, जो कि क्या होगा, सघन माध्यम होगा। इसको मैं बना लेता हूँ कांच। ठीक है, ये क्या हो गया, कांच, ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक, क्या हो गया, एक सघन माध्यम है। और ये क्या है, हवा। हवा क्या होगा, विरल माध्यम। विरल और सघन का मतलब, अब हवा के अकॉर्डिंग कांच थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मोटा है, अभी कांच थोड़ा अलग काम करेगा। कांच एकदम, उसके अणु क्या पास पास चिपके हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हवा का अणु थोड़ा सा दूर दूर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ। अब मान लेते हैं प्रकाश किरण, ठीक है, मान लेते हैं प्रकाश किरण यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पे एक अभिलंब लगा हुआ है, एम एन डाल दें, ये एम एन, ये क्या है, अभिलंब मान लेते हैं।
अब परावर्तन का नियम, सॉरी अपवर्तन का आपने नियम पढ़ा हुआ है। अगर विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण आता है तो वो क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा झुक गया, ये झुक गया, ध्यान देना क्या हो गया, झुक गया। अब यहाँ पे बात क्या हुई थी, इसको भी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको ए, इसको ओ, इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमने आपको आपतन कोण के नियम में पढ़ाया था। अब इसी को अगर मैं वापस करूं, ठीक है, अगर इसी पे मैं वापस जाऊं, चलो शुरू कहां से किए थे, सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, ओ से ए से ओ तक गए और ओ से कहां गए, बी तक आ गए। ठीक है, प्रकाश किरण इससे यहां तक आया और इससे यहां तक गया, तो हुआ कैसे, एक बार फिर ध्यान से देखो, प्रकाश किरण ए से जा रहा है, ठीक है, यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब गया तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गया। अब हम बीच में अगर वापस जाएं, बी से अगर वापस जाएं तो वापस ए तक पहुंचेंगे, तो पहुंच जाएंगे। देखो बी से हम अगर स्टार्ट करते हैं, बी से ओ तक गए, ओ से कहां जाएंगे, ए तक जाएंगे, यानी इसी दिशा में अगर हम वापस आते हैं तो भी यहीं पहुंच जाते हैं। यही क्या बताता है, यही क्या बोलता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। यही क्या है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। यानी जिस मार्ग पर प्रकाश किरण जाती है उसी मार्ग पर अगर वापस लौटने पर उसी वही स्थिति अगर प्राप्त हो जाती है तो इसको हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिस मार्ग पर जाते हैं उसी मार्ग पर उसी स्थिति में अगर वापस लौटती है तो उसे हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे अब क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण होता क्या है, तो क्रांतिक कोण जब प्रकाश किरण, ठीक है, ध्यान रखना, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण प्रकाश किरण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक प्रकाश किरण है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण है जिसे सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से कहाँ लेके जाया जा रहा है, विरल माध्यम में प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है, एक कोई प्रकाश किरण है जिसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करा रहे हैं, तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यहाँ पर ये गया, ठीक है, प्रकाश किरण कहां से भेज रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ भेज रहे हैं। तो कांच क्या होता है, हवा के अकॉर्डिंग ये सघन माध्यम होता है और हवा क्या होगा, विरल माध्यम होगा। क्या हो गया, कांच सघन माध्यम है और हवा क्या है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। जहां पे ये 90 डिग्री का होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। तो ये छोटा सा 2 नंबर में आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, हमने आपको बताया उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, हमने आपको बताया क्रांतिक कोण। बचा क्या है, ये छठा क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है अभी, पानी में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों। ठीक है, तो चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। एक लिखते हैं उसका टॉपिक क्या होता है। ठीक है, तो पानी में वायु का बुलबुला, तो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके बुक में आपका डायग्राम में दिया हुआ है, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, मछली का एग्जाम्पल करके बताया गया है। ठीक है, तो एक मछली का एग्जाम्पल हम भी लेते हैं। तो आपकी बुक में किस तरह से बनाया गया है, हम एक बार वो ड्राइंग बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चित्र हमने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो जगह है पी डेश, ठीक है, यहाँ पर पी डेश, मछली वास्तविक में कहाँ पर है, तो मछली ये पी डेश पर है, हम मान लेते हैं। पी डेश पर क्या है, मछली स्थिर है। ठीक है, पी डेश पर क्या है, मछली स्थिर है और हम उसे किस
इधर से देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, हवा, हवा विरल माध्यम, ठीक है, हवा क्या है, विरल माध्यम, और ये क्या है, पानी, पानी को क्या बोलते हैं, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, ठीक। पानी हम कहां से देख रहे हैं, हवा से, ठीक है, ये विरल माध्यम से हम सघन माध्यम पानी की तरफ देख रहे हैं, जिसमें एक मछली क्या है, स्थिर है। तो ये पी डेस हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे ये मछली स्थिर बैठी हुई है। हम जब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम देखते हैं तब हमें इसमें जो आपतित प्रकाश है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरल, तो विरल माध्यम से प्रकाश क्या करती है, जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ पे भी प्रकाश आ रहा है, कि ये क्या है, पानी, तो इधर से जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करती है अपवर्तन किरण, ठीक है, तो अपवर्तन के कारण ये हमें कैसी दिखाई देती है, अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण से होता है। जब हम यहाँ से देखते हैं तब वो क्या से दिखाई देगी, यहाँ पे हमें क्या हो जाएगी, ये पी डेस पर मछली होगी, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देगी, पी पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये किस कारण से होता है, तो परावर्तन के कारण होता है, इसको ध्यान दें, मछली क्या होती है, परावर्तन के कारण होता है। अच्छे से आपको मैं यहाँ पे लिख के डिनोटेड बाय बढ़िया से दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस ड्राइंग को देखिए अपने, ठीक है, यहाँ पे देखिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पानी में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों? ये हमारा प्रश्न था, जिसको यहाँ पे बोर्ड में भी समझे थे, इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें बोला गया है, देखो, मान लो एक मछली जल में स्थित है, उसे एक प्रेक्षक विरल माध्यम वायु से देख रहा है, ठीक है, देख रहा है मतलब कोई भी देख रहा है। मछली पी से चलने वाली किरण पी क्यों पृथककारी पृष्ठ के बिंदु क्यों पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब MN से दूर हटकर क्यों R दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज यहाँ पे, तो ये वाला देखो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, चित्र की सहायता से थोड़ा देखो। हमने अभी से एक पढ़ा जिसमें क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति था, ठीक है, कोई व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, विरल माध्यम, यानी ये क्या है, हवा है, ठीक है, ये क्या है, हवा है, ये हवा है, ठीक है। अब हवा से ये क्या है, पानी है, यहाँ पर ये क्या है, पानी है, ठीक है, हवा और ये पानी, पानी क्या होता है, सघन माध्यम हो गया। अब ये हवा विरल माध्यम से यहाँ पर मान लेते हैं पी डेस पर क्या है, मछली बैठी हुई है, ठीक है, पी डेस पर क्या है, मछली वहाँ पर बैठी हुई है, जिसको हम, ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है, जब यहाँ पर होता है वह अपवर्तन कोण के कारण हमें क्या होता है, मछली ऊपर की ओर दिखाई देती है, ठीक है, जिसको मैंने आपको इधर भी बताया था बोर्ड पे, इसमें भी देख लो चित्र को, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा आगे पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मछली से दूसरी किरण, ठीक है, मछली से दूसरी किरण पी क्यों लंबवत आपतित होती है, ठीक है, अतः बिना विचलन के सीधे OL दिशा में चली जाती है। अपवर्तित किरण QR और OL को पीछे की ओर बढ़ाने पर P डैश मछली P का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मछली से दूरी, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मछली से दूसरी किरण P क्यों लंबवत आपतित होती है, अतः बिना विचलन के सीधे OL दिशा में चली जाती है। जो यहाँ पर ये वाला देखिए क्या बोला है, ये जो P है, सॉरी, ये जो क्या है, P है, ये वाला जो P वाला जो लाइन गया है वो बिना विचलन के सीधा यहाँ पर गया हुआ है, इसी लाइन को यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया यहाँ पर, बिना विचलन के सीधे OL दिशा में चली जाती है। अपवर्तन किरण, ठीक है, अपवर्तन किरण OR और OL को पीछे की ओर बढ़ाने पर P डैश मछली P पर आभासी प्रतिबिंब दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देखो, इस P को हमने पीछे लेके गए,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पी डैश का जो मछली था उसको हम ऐसे पीछे लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, इधर ये प्रतिबिंब पीछे लेके गया तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, OL पर प्राप्त हुआ। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं ये वाला। ठीक है, तो मछली पी डैश जो पी डैश मछली थी वो कहाँ पर बताई गई, पी पर उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझो। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ बोला गया है कि अतः सघन माध्यम जल में स्थित मछली को विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम वायु से देखने पर वह वास्तव, ठीक है, देखने में वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमें बताना चाहा था कि जब भी अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ हम देखते हैं तो वह जो क्या होगा, सघन माध्यम में जो भी वस्तु होगी वो थोड़ी सी हमें उठी हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम अपने प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, जो एक्चुअली में हमारा प्रश्न था वायु का बुलबुला चमकदार क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो इसका होता क्या है, जब जब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, जब वायु, ठीक है, जब वायु हवा के बुलबुले जल के भीतर बनते हैं, ठीक है, जल के भीतर बनते हैं तो वे चमकने लगते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से हवा विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, ठीक है, तो क्रांतिक कोण तो किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वायु के धरातल पर आपतित होती है। वे सभी पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, जिससे जल के भीतर वायु के बुलबुले चमकदार यानी चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, चमकते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा इसका क्या बोला है। तो किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वायु के धरातल पर आपतित होती है, वे सभी पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिससे जल के भीतर वायु का बुलबुला हमें चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, या तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकदार हमें दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा पानी में जो बुलबुला था वह चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान रखना, इसको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि इसका ये चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या था, मेन जो था वो वायु का बुलबुला वाला था। तो वायु का बुलबुला ये चीज़ हमें बोलता है क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण धरातल पर वो आपतित होती है, धरातल पर आपतित होती है, वे सभी पूर्ण परावर्तक होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। तो ठीक है, हमने आपको इन सभी के बारे में बताया। हमने आपको बताया अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, पानी में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों, ये भी बताया। यहाँ पे हमने आपको बताया क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और कुछ है दर्पण वगैरह वाला क्वेश्चन, अगर आप बना लिए हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, मरीचिका क्या होता है। मरीचिका एक भ्रम होता है जो रेगिस्तान में आपको पानी का अनुभव कराती है। अगर और इस चैप्टर से अगर और आपको प्रश्न ना बने तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जिससे बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।